हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद सीए प्रणव। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन मैथ्स का एक वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर जिसका नाम है टाइम सीरीज। गाइस, इस चैप्टर पे आने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर एक लिंक अभी पॉपअप होगा। उस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वीडियोस, इनफैक्ट एलआर ऑल्सो, जो भी मैंने अपलोड किए हैं उसे आप एक ही प्लेलिस्ट में एक साथ देख सकते हैं। सो इफ यू वांट टू गेट बेनिफिट प्लीज क्लिक द लिंक अबव। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं जो मेन एजेंडा जो आज हमको कवर करना है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आई वांट टू कवर द टाइम सीरीज चैप्टर। हम लोग डिटेल में एक एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अब टाइम सीरीज चैप्टर से सर क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो एकदम थ्योरी क्वेश्चंस आने वाले हैं। दैट इज वेरी श्योर, मोस्टली ऐसा ही देखा गया है। लेकिन जब हम कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे तब यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे और उसके हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे। अब बच्चों का ये सवाल आता है कि सर अगर यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्यों दे रहे हो। दोस्तों, एक बात होती है समझनी और दूसरी बात होती है एग्जाम में आंसर करना। समझने के लिए टाइम सीरीज को आपको फॉर्मूला समझने के लिए एग्जांपल लेने पड़ेंगे। उसके बाद फॉर्मूला से रिलेटेड अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई थ्योरी क्वेश्चन बनता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग ही लेवल की होगी अगर आपने क्वेश्चंस देखे हुए हैं। सो इवन क्वेश्चन कैन नॉट कम बिकॉज इट्स एमसीक्यू पैटर्न, तो इतने बड़े क्वेश्चंस आने के सवाल नहीं है। स्टिल आपका जो नॉलेज है वो तो अच्छे लेवल का रहेगा ना। सो प्लीज बने रहना, प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अपने 5 नंबर्स फुल्ली सिक्योर कीजिए। चलिए दोस्तों, तो चालू करते हैं टाइम सीरीज। या सो दिस इज लेक्चर 1 फॉर टाइम सीरीज। जो भी मैं इस स्क्रीन पर लिखने वाला हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करना अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि सर पॉज करने से एक फ्लो बिगड़ता है, दिस कैन बी फ्रीली डाउनलोडेड फ्रॉम अ लिंक जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग मेन कंटेंट में। टाइम सीरीज, सबसे पहली बात सर, टाइम सीरीज होता क्या है। अकॉर्डिंग टू स्पीगल, अकॉर्डिंग टू स्पीगल, a time series is a set of observations taken at specified times, usually at equal intervals. आप कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले लीजिए। जब हम स्टैट्स की बात करते हैं तो हम डेटा लेते हैं, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, एक बड़ा डेटा, ग्रुप ऑफ डेटा। अगर अलग अलग सेम डेटा को आप अलग अलग टाइम पीरियड में देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, जो कि जनरली एक इक्वल ड्यूरेशन का टाइम पीरियड होता है लाइक ईयरली, तो इस तरह का जो सीरीज होता है डेटा का, दैट इज कॉल्ड एज टाइम सीरीज। कोई भी ऑब्जर्वेशंस को टाइम वाइज अगर बांटा गया है, दैट सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज टाइम सीरीज। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू या लुन चाओ, अ टाइम सीरीज मे बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ रीडिंग belonging to different period of same economic variable or composite of variables। जनरली यहाँ पे डिस्कशन इकोनॉमिक वेरिएबल्स का होता है, जैसे कि डिमांड, जैसे कि सप्लाई, जैसे कि प्राइजेस फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। बट यस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम सीरीज, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली इकोनॉमिक वेरिएबल्स। कोई भी डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया जा सकता है। एक बच्चा है, उसका जो हाइट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में अलग अलग हाइट उसकी होगी, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू हिज एडल्टहुड। ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन भी हम ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज टाइम सीरीज। अच्छा जी, व्हेन वी कम टू टाइम सीरीज, सर चार तरीके से टाइम सीरीज बांटा गया है। सबसे पहले देखा जाता है लॉन्ग टर्म मूवमेंट और सेक्युलर ट्रेंड। लॉन्ग टर्म मूवमेंट और सेक्युलर ट्रेंड, सर ये क्या होता है। दोस्तों, हम वन बाय वन चारों कंपोनेंट्स को साथ में डिस्कस करेंगे और उसके बाद वापस आके उनका कंपैरिजन भी देखेंगे। सेकेंड इज द सीजनल वेरिएशंस, देन साइक्लिक वेरिएशन एंड देन रैंडम वेरिएशन। सर नाम से तो समझ में इतना कुछ आता नहीं है, तो लेट्स कम डायरेक्टली टू व्हाट दे आर। Secular trend, simple trend, long-term movement. A general tendency of a variable to increase, decrease or remain constant in the long term, though in a small interval it may increase or decrease, is called as trend of the variable. जब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा तब ये बात आपको क्लियर होगी। जैसे हम लोग कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग। अब लेट्स सी द एग्जांपल। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेक्युलर ट्रेंड की। सेक्युलर ट्रेंड भी बोलते हैं और भी दूसरे नाम हैं। जनरल इट इज ट्रेंड वेरिएशन। हमने बोला सर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है ईयर ऑन ईयर, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, सबको पता है सर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, राइट। टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने के साथ साथ क्या हो रहा है, आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सपोज मैं ले लेता हूँ मोबाइल फोन की बात।
सर मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी की वजह से सस्ते होते जा रहे हैं, और सस्ते होते जा रहे हैं तो लोगों की रीच में आ रहे हैं और उसका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं 19 और इनफैक्ट 2000 से, अब 2000 से मैं 2005 में आता हूं, 2010 में आता हूं, 2015 में आता हूं और 2020 तक आता हूं, मुझे बताइए क्या मोबाइल फोन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा होगा? सर ऑब्वियसली मोबाइल फोन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा होगा। तो इन जनरल देखो, इन जनरल ये जो वेरिएबल है, द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स, इट इज इंक्रीजिंग। लेकिन क्या जरूरी है, क्या जरूरी है कि एवरी टाइम, एवरी मंथ और एवरी ईयर इट वाज इंक्रीजिंग? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 2000 का जो ईयर था उसमें हमने 10,000 मोबाइल फोन्स बनाए थे, सपोज 10 के मोबाइल फोन्स। हो सकता है 2001 में आपने 8 के मोबाइल फोन्स बनाए हो, तब तक रिवॉल्यूशन नहीं आया था, फिर से इंक्रीज होना चालू हुआ, ऐसे करके हम लोग आगे आते गए। 2010 में हमने देखा कि सर हमारा प्रोडक्शन 100 के पर मंथ या 100 के पर ईयर तक पहुंच चुका था, लेकिन 2011 में किसी रीजन से वो 90 के हो गया। तो सर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथ ऑन मंथ बात करूं, ईयर ऑन ईयर बात करूं, हो सकता है कम ज्यादा हो रहा हो, जरूरी नहीं इंक्रीज हो रहा हो, लेकिन एक जनरल ट्रेंड अगर आप देखेंगे, जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं कि 2000 से लेके 2020 तक, इज इट इंक्रीजिंग? यस इट इज इंक्रीजिंग। अच्छा, इसे हम एक बार ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ में ये कैसा दिखेगा आपको? ये देखिए, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में अगर आप प्लॉट करते हैं ईयर वाइज, सपोज मैंने यहाँ ले लिया ईयर 2000, यहाँ ले लिया ईयर 2005, देन 2010, देन 2020, ये मेरा मूवमेंट देखो। सपोज 2000 में इतना प्रोडक्शन था, 2004 में कम हुआ, 5 में बढ़ गया, फिर बढ़ता गया 10 में और बढ़ गया, उसके बाद सर थोड़ा सा कम हुआ था 2012-13 में, फिर 20 में वापस बढ़ गया। तो वैसे अगर आप देखो तो बीच में उसके मूवमेंट्स आ रहे हैं, कम ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखते हैं तो क्या इसका ट्रेंड राइजिंग पे ही है? यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो क्या वो राइजिंग लेवल पे ही है? यस सर, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज द ट्रेंड। तो ट्रेंड को कभी भी छोटे लेवल पे नहीं देखा जाता, ट्रेंड इज लॉन्ग टर्म मूवमेंट। क्या किसी चीज का लॉन्ग टर्म मूवमेंट इंक्रीजिंग है? यस, इन दिस केस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज लॉन्ग टर्म इंक्रीजिंग। गॉट इट? लेकिन सर विद इन ईयर, विद इन मंथ हो सकता है आउटपुट कम ज्यादा हो रहा हो, बट ओवरऑल ट्रेंड इसका क्या है? इंक्रीजिंग। तो सेक्युलर ट्रेंड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म में वो कैसा दिख रहा है, मैं छोटे छोटे टाइम पीरियड में उसको चेक नहीं कर रहा हूं। गॉट इट? परफेक्ट। तो फिर से एक बार पढ़िए डेफिनेशन, अ जनरल टेंडेंसी ऑफ अ वेरिएबल टू इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट इन द लॉन्ग टर्म। एक टेंडेंसी डेटा की कि लॉन्ग टर्म में तो वो सर या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है या कांस्टेंट है, दो इन अ स्मॉल इंटरवल, भले ही छोटे छोटे इंटरवल में वो बढ़ता हो घटता हो जो भी होता हो, द लॉन्ग टर्म जो उसका टेंडेंसी है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रेंड ऑफ अ वेरिएबल। इन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल इट इज इंक्रीजिंग। जनरली मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो होते हैं इनमें ये इंक्रीजिंग ट्रेंड ही पाया जाता है। एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड ओवर ईयर्स। सर हमने देखा चाइना में कुछ बीच में ऐसे वर्ष आए जिसमें पॉपुलेशन कम भी हुई, फिर वापस इंक्रीज हुई, फिर कम हुई, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते जाते हैं, पिछले 100 साल का ट्रेंड देखिए, पिछले 50 साल का ट्रेंड या 10 साल का भी ट्रेंड देखिए, 10 साल को चलो मैं लॉन्ग टर्म मान लेता हूं, 10 से कम को तो लॉन्ग टर्म माना भी नहीं जाएगा, क्या ट्रेंड इंक्रीजिंग लेवल पे ही होगा? यस सर। उसके बाद ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर का या कोई भी दूसरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का जो ट्रेंड है वो प्रोडक्शन का इंक्रीज ही हो रहा है। ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हेल्थ फैसिलिटीज, डेथ रेट इज डिक्रीजिंग। डेथ का जो रेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। सर पहले जल्दी डेथ हो जाती थी क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, अब मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होने की वजह से डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है ओवरऑल टर्म्स पे। सर किसी साल में पेंडेमिक आ गया, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस एपिडेमिक्स की वजह से 2020 में आपको बहुत ज्यादा डेथ रेट दिखेगा, बट क्या वो डेथ रेट हमेशा के लिए? नहीं सर, इस ईयर में इंक्रीज जरूर हो गया, पर अगर आप 1950 से लेकर 2020 तक एनालाइज करेंगे, इन जनरल डेथ रेट डिक्रीज ही हो रहा है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज हो रही है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंक्रीज। ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या आती है, वो भी अब बढ़ रहा है सर, ओनली ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटीज। तो ये जो होता है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, उसको सेक्युलर ट्रेंड भी नाम दिया जाता है, लॉन्ग टर्म मूवमेंट भी नाम दिया जाता है, या सिंपल ट्रेंड बोला जाता है उसे। अगली बात सर, सीजनल वेरिएशन, सीजनल। ओके, ओवर ए स्पैन ऑफ 1 ईयर
Seasonal variation takes place due to rhythmic forces which operate in a regular periodic manner. These forces have the same or almost similar pattern year after year. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको आराम से ये चीज समझ में आएगी। तो हमारा टॉपिक है अब सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन में ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं, हम लोग एक और ग्राफ बनाते हैं टाइम सीरीज के लिए। अच्छा सर, ये मैंने लिख दिया है आपके लिए सेल्स ऑफ टू व्हीलर्स। टू व्हीलर्स की इंडिया में जो सेल्स है उसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं अप्रैल 2015, ठीक है जी। फिर यहां मैं लिख रहा हूं अप्रैल 2016, देन अप्रैल 2017। चलिए हमने 3 साल का एनालिसिस देखा। अच्छा, अप्रैल मई जून, तो अप्रैल से जून के बीच में सेंटर आ जाएगा, ये सितंबर हो जाएगा आपका, ये भी सितंबर हो जाएगा, ये भी सितंबर हो जाएगा ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर 2015, 2016 एंड 2017। इस तरह से मैंने पूरा यहां तक एनालिसिस किया 31 मार्च, या मैं बोल सकता हूं अप्रैल 2018 तक। परफेक्ट। ये फाइनेंशियल ईयर वाइज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि सेल ऑफ टू व्हीलर्स जो है वो सर उसका कैसा जो मूवमेंट है वो दिख रहा है। तो हमने देखा कि सर अप्रैल के टाइम में एक एवरेज लेवल चल रहा था सेल्स का, फिर धीरे धीरे ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर सर डिक्रीज हो गया, फिर एवरेज में आ गया। फिर हमने देखा सितंबर के बाद त्योहारों का सीजन चालू हुआ, दिवाली आने वाली, और ये एकदम से सर बूम हो गया। अगर हम देखें तो पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर एवरेज चल रहा था। उसके बाद सर सितंबर में थोड़ा बढ़ा, अक्टूबर नवंबर में एकदम सेल्स बढ़ गया। उसके बाद सर जैसे ही दिसंबर तक पहुंचे हम लोग, सर दिसंबर में क्या होता है कि मॉडल जो है वो चेंज होने वाला होता है ईयर, तो लोग रुक जाते हैं कि चलो नया मॉडल ले लेंगे जनवरी में, तो एकदम से डाउन हो गया। तो आप मूवमेंट देखो, ऐसा मूवमेंट हुआ। वही चीज वापस से अप्रैल में बढ़ गई, फिर वो आगे जाके सितंबर के बाद इतनी बड़ी, फिर दिसंबर में डाउन हो गया, फिर दिसंबर में डाउन हो गया, इस तरह से। क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं सीजन के हिसाब से वेरिएशन हो रहा है सर। और इन अ पर्टिकुलर ईयर, अगर मैं एक पर्टिकुलर ईयर की बात करूं, ये अप्रैल से लेके अप्रैल तक जैसा पैटर्न यहां दिख रहा है वही अप्रैल से अप्रैल तक पैटर्न यहां भी दिख रहा है। दिस इज 2015-16 का पैटर्न, तो वही 2016-17 का पैटर्न भी रहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे हमने बोला सर, सेल्स ऑफ टू व्हीलर्स एक साइक्लिक, नॉट साइक्लिक, सीजनल वेरिएशंस के साथ चलता है कि विद इन अ ईयर वही रिदम, रिदम समझते हो ना, जब आप ताल की बात करते हो ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वही चीज बार बार रिपीट होती प्रॉपर तरीके से, रिदम। वैसे यहाँ पे भी सर सेल्स का एक रिदम बन रहा है, दैट इज द सीजनल वेरिएशन। तो आई होप आपको बात समझ में आई है। एक बार फिर से हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। देखो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज थ्योरी क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। ओवर ए स्पैन ऑफ 1 ईयर, एक साल के दरमियान, सीजनल वेरिएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिदमिक फोर्सेस, रिदमिक, विच ऑपरेट इन अ रेगुलर एंड पीरियडिक मैनर। हर बार नवंबर में सेल्स बढ़ेगी क्योंकि हर बार नवंबर के आसपास दिवाली आएगी। These forces have the same or almost similar pattern year after year. हर साल के बाद वही पैटर्न चलेगा। Sales might go up during दिवाली, इंडिया में दिवाली के समय चल बढ़ता है ना। फिर यूएस में क्रिसमस के पहले वो ब्लैक फ्राइडे सेल और क्रिसमस की सेल्स की वजह से उस समय ज्यादा बढ़ता है। सेल्स ऑफ रेस्टोरेंट ईटरीज माइट गो डाउन ड्यूरिंग नवरात्रि। सर नवरात्रि के समय नॉनवेज कम हो जाता है, लोग फलाहार ज्यादा यूज करते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाना और कम हो जाता है। तो वो उनका सीजनल वेरिएशन है कि सर जैसे फेस्टिवल आता है तो उनका बिजनेस जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। दैट इज सीजनल वेरिएशन। आई होप ये समझ में सबको आया है आसानी से, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक वेरिएशंस। अब साइक्लिक वेरिएशंस और सीजनल वेरिएशंस में लोगों को कंफ्यूजन होता है, पर अच्छे से इसका डिफरेंस समझना। साइक्लिक वेरिएशंस व्हिच आर आल्सो जनरली टर्म्ड एज बिजनेस साइकिल्स आर द पीरियोडिक मूवमेंट। तो सर पीरियोडिक मूवमेंट तो सीजनल भी था, पढ़ो पूरा। दीज वेरिएशंस इन अ टाइम सीरीज आर ड्यू टू अप्स एंड डाउन रेकरिंग आफ्टर अ पीरियड जनरली मोर देन अ ईयर। जब आप सीजन की बात करते हो ना, तो एवरी ईयर वही चीज रिपीट होती है। साइक्लिक की जब आप बात करते हो तो वो एवरी ईयर वाला उसमें कुछ भी नहीं है।
अच्छा, दो दे आर मोर और लेस रेगुलर दे मे नॉट बी यूनिफॉर्मली पीरियोडिक। वैसे तो ये होता ही रहेगा, लेकिन इसकी जो पीरियोडिसिटी है कि क्या ये हर साल होगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं। जैसे वो जो दिवाली वाला एग्जांपल लिया, तो सर वो दिवाली तो हर साल आने वाली सीजन में, तो वो सेल्स अप होना ही होना है। बट यहाँ पे जो साइक्लिक वेरिएशंस आने उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सर व्हाट आर द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल? प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। अब ये हम लोग एक बिजनेस का एग्जांपल लेके इस चीज को समझते हैं। दिस इज साइक्लिक वेरिएशंस। ओके, साइक्लिक वेरिएशंस। इस साइक्लिक वेरिएशंस क्या बोलते हैं? When we talk about cyclic variations, let us take example of a business entity. एग्जाम्पल में ले लेता हूं, किसी एवरेज बिजनेस का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मारुति सुजुकी की बात कर लेते हैं, ऑटोमोबाइल्स। मारुति सुजुकी, दे आर कार मेकर्स, राइट? सभी को पता होगा मारुति सुजुकी इज अ कार मेकर इन इंडिया, इट्स अ लीडिंग कार मेकर, सबसे ज्यादा इनका मार्केट शेयर है। मारुति सुजुकी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था 90s के टाइम पे, जब 90s के टाइम पे स्टार्ट किया था, तब ज्यादा कार प्लेयर्स इंडिया में नहीं थे। तो सर स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब उन्होंने कुछ इनिशियल ईयर्स में चालू किया होगा, सपोज दीज आर 90s के ईयर, फिर 95 के आसपास आ गए हम, फिर 2000 के आसपास आ गए, देन 2005, 2010, यहाँ तक का मैं एनालिसिस देखता हूँ। सर 90s में तो क्या था कि लोगों के पास पैसा भी नहीं था, लोगों को भरोसा भी नहीं था कि कार्स कैसी होती हैं, या फिर नई कोई कंपनी आती तो जनरली एकदम से कोई भरोसा नहीं करते। तो धीरे धीरे बस ये थोड़ा सा बढ़ रहा था। उसके बाद सर 95 में इंक्रीज हुआ सेल, 2000 में और ज्यादा इंक्रीज हुआ, फिर 2000 के बाद सर इंडिया में और भी प्लेयर्स ने एंट्री करी, और इसका थोड़ा सा स्टेबल हो गया, अब ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, फिर थोड़ा थोड़ा डाउन होना भी चालू हुआ। उसके बाद डाउन होता गया, डाउन होता गया, सर फिर इसका मार्केट शेयर कम होता गया। फिर वापस से इसने नेक्सा लॉन्च किया, धीरे धीरे इसका सेल्स बढ़ा, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। उसके बाद सर बहुत पॉपुलर हो गया 2018-19 के आसपास, है ना? उसके बाद वापस से सर दूसरे प्लेयर्स आए, इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगा। तो बात को समझो, ये बिजनेस जो है वो बिजनेस ग्रो भी करता है, स्टेबल भी रहता है, उसके बाद फिर डाउन भी होता है, फिर बहुत डाउन भी होता है, फिर वापस रिकवर भी होता है। समझ रहे हो? दिस इज द बिजनेस साइकिल फॉर एनी एंटिटी, कि सर उसका जो मार्केट शेयर है या उसका रेवेन्यू है वो अप एंड डाउन लगा रहता है। सर ये तो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस तो जैसे गेम में जीत और हार लगी होती है, वैसे बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस तो लगा होता है। वैसे ही सर इसी तरह के जो वेरिएशंस होते हैं, इसको साइक्लिक क्यों बोलते हैं सर? साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब वही चीज जब रिपीट हो जाए तो उसे हम साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है, जो आपके ये फेजेस दिए हुए हैं ना, प्रोस्पेरिटी कि सर मेरा बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, फिर थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है सर रिसेशन, फिर डिप्रेशन एकदम डाउन हो रहा है, फिर मैं वापस रिकवर कर रहा हूँ, तो रिकवर धीरे धीरे होता है, फिर वापस रिकवर जब हो जाता है फिर से प्रोस्पेरिटी आती है, फिर से रिसेशन आता है, फिर से डिप्रेशन आता है। तो बात समझ रहे हो? आपका मूवमेंट ऐसे जाता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, इस तरह से। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। यू गॉट दिस? सर क्या ये जरूरी है कि हर साल होगा? नहीं दोस्तों, हो सकता है आपका 50 साल में भी हो। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसमें आज तक डिप्रेशन नहीं आया, क्योंकि उन्होंने इतने सारे बिजनेस स्टार्ट कर दिए कि वो कंपनी कभी डाउन ही नहीं जाती। तो जरूरी नहीं है कि सब पर एप्लीकेबल हो, बट एक इन जनरल एवरेज बिजनेस में ये बिजनेस साइकिल होता है कि सर वो प्रोस्पेरिटी में भी जाता है, और उसके साथ फिर कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है तो रिसेशन में भी जाता है, फिर इंडस्ट्री डाउन हो जाती है तो डिप्रेशन में भी जाता है, और फिर वापस रिकवर करना चालू करता है। आई होप ये बात भी सबको समझ में आ गई है। तो सर नॉट मोर देन अ ईयर, मतलब इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है। सीजनल में फ्रीक्वेंसी फिक्स थी कि ईयरली बेसिस में ऐसा होगा होगा होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी फिक्स नहीं है, बट साइकिल फिक्स है कि सर साइकिल घूम के वापस आएगा। सर अगर कोई कंपनी बहुत डाउन हो गई और उसके बाद बंद हो गई तो हो सकती है, जरूरी नहीं कि साइकिल कंप्लीट सभी का हो, इट्स एन एवरेज थिंग। ओके, नाउ उसके बाद आता है सर रैंडम और इरेगुलर। ये आपके लिए समझना बहुत आसान हो गया। These are irregular variations which occur on account of random external events। सर ऐसे events जो कभी भी हो जाते हैं, random, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, प्रिडिक्शन नहीं था। These variations either go very downward or too highward to attain peaks abruptly। सर इसकी वजह से जो वेरिएशंस आते हैं वो या तो बहुत हाई भी जा सकते हैं, बहुत डाउन भी जा सकते हैं। दीज फ्लक्चुएशंस आर रिजल्ट ऑफ अनफोरसीन, अनफोरसीन मतलब कभी किसी ने सोचा ना था, अनप्रिडिक्टेबल फोर्सेस विच ऑपरेट इन एब्सोल्युटली रैंडम एंड इरेटिक मैनर। इस तरह से होता है कि किसी को भनक भी नहीं लगती और हो जाता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है द कोरोना वायरस आउटब्रेक।
मुझे बताइए, ये कोरोना वायरस आउटब्रेक का किसी ने सोचा था ऐसा कुछ होगा कि 2020 में पूरा बिजनेस एकदम खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी माइनस में चली जाएगी? किसी ने नहीं सोचा था सर। प्रिडिक्शन हुए थे लास्ट ईयर में कि इंडिया की इकोनॉमी 5% जाएगी सर, 7% नहीं जाएगी, बट किसी ने ये थोड़ी सोचा था कि ऐसा कुछ आउटब्रेक हो जाएगा। सो फ्लड्स, वॉर्स, फेमाइंस, अर्थक्वेक्स, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, एपिडेमिक्स, इन सब की वजह से सर रैंडम या इरेगुलर वेरिएशंस हो सकते हैं, और ये कुछ भी हो सकते हैं सर। बहुत हाई भी हो सकता है, बहुत डाउन भी हो सकता है। अभी नीचे जो एग्जांपल दिए उससे जनरली तो बिजनेस का चीजें डाउन होता है, लेकिन अगर आप अभी एग्जांपल लेते हैं सैनिटाइजर और दूसरे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का, तो उनका तो पीक चालू हो गया है ना, और वो एक्स्ट्रा पीक चालू हो गया सर बिजनेस में, तो उनको तो इसकी वजह से ज्यादा फायदा हो गया। तो सर किसी के लिए पीक, किसी के लिए एकदम डाउन, दोनों चीज हो सकती है। तो दोनों लेवल पे पीक होता है, अपवर्ड पीक, डाउनवर्ड पीक। पर ये इरेगुलर है सर, ऐसा रेगुलर होता है क्या? इट्स एन एक्सेप्शन ना। हर साल पेंडेमिक आता है क्या? नहीं सर, ऐसा कभी कभी होता है, बहुत रेयर टू रेयरेस्ट। सर क्या फिर भी 5-10 साल में एक बार? कोई भरोसा नहीं। इसके पहले इतना बड़ा पेंडेमिक हुआ था 1918 में, अभी 102 ईयर्स के बाद हुआ है, तो कुछ कह नहीं सकते ना। तो सर इसका मतलब 100 ईयर्स में होता ही होता होगा? ऐसा भी नहीं है। 19 के पहले 1818 में तो नहीं हुआ था, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। इट इज टोटली रैंडम। ओके, सो रैंडम इरेगुलर में आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट होगा। अच्छा जी, अब ये कहा जाता है कि सर किसी भी वेरिएबल में अगर मूवमेंट आया है तो वो किसकी वजह से होता है? तो बोल रहा है इन चारों की वजह से होता है। कुछ कुछ मूवमेंट साइक्लिक वेरिएशंस की वजह से। अब जैसे मेरी डीलरशिप है ऑटोमोबाइल की, मेरे पास मारुति सुजुकी का डीलरशिप है कार का। अब मेरा सेल किसी पर्टिकुलर मंथ में कम हुआ है, तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो मैं बोलूंगा चारों रीजन का इम्पैक्ट है उसमें, या फिर किसी एक का भी इम्पैक्ट हो सकता है। सर रीजंस कौन से? अरे जो मैंने वेरिएशंस बताया ना आपको। हो सकता है कि मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर की, सर दिसंबर में इसलिए डाउन था क्योंकि मेरा सीजनल वेरिएशन है। अच्छा सर मार्च में अभी कैसे डाउन हो गया? क्योंकि अभी इरेगुलर इंटरवल था, इरेगुलर कुछ ऐसा हो गया था सर, पेंडेमिक आ गया था। किसी एक पर्टिकुलर मंथ में सर ज्यादा इंक्रीज हो गया था, सीजन की वजह से भी हो सकता है। सर ऐसा था टाटा मोटर्स, नवंबर में सबकी सेल बढ़ रही थी लेकिन टाटा मोटर्स की सेल नहीं बढ़ी। सर उसका बिजनेस साइकिल रिसेशन डिप्रेशन वाला चल रहा था, उसने कोई ऐसे मॉडल लॉन्च नहीं किए जो लोगों को पसंद आए, तो दूसरों की कार्स ले रहे हैं लोग, दूसरे ब्रांड्स की ले रहे हैं। तो चारों रीजन हो सकते हैं आपके मूवमेंट्स की वजह से, ठीक है ना। अब ये एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल दो अलग अलग थॉट्स को बिलीव करते हैं। एडिटिव मॉडल इस पे बिलीव करता है कि आपके वेरिएबल में जो भी इंपैक्ट आया है, जिस ऑब्जर्वेशन की आप बात कर रहे हो, जैसे मैं सेल्स ऑफ माई 4 व्हीलर्स की बात कर रहा हूं, उसमें चारों में से किसी एक की वजह से हुआ है, या फिर चारों का अपना अपना इंडिपेंडेंस है, मतलब एक वेरिएशन की वजह से दूसरे में इंपैक्ट नहीं आता। ये है एडिटिव मॉडल का सोचना। एडिटिव मॉडल ये सोचता है कि ये जो चारों रीजन है ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब समझते हो ना, कि साइक्लिक वेरिएशन की वजह से सीजन में कोई इंपैक्ट नहीं आता, सीजन वेरिएशन की वजह से लॉन्ग टर्म में कोई इंपैक्ट नहीं आता, लॉन्ग टर्म की वजह से आपका इरेगुलर में कोई इंपैक्ट नहीं आता। ये था एडिटिव मॉडल का सोचना। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का सोचना ये था कि सर चारों एक साथ काम करते हैं। अगर आपका पेंडेमिक भी आ गया और आपका सीजन भी खराब चल रहा है तो सेल्स एकदम ही डाउन हो जाएगी। तो वैसे दोनों में से मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को ज्यादा अच्छा सोचा जाता है, क्योंकि सर थिंग्स डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। तो एडिटिव मॉडल का अजम्पशन वैसे गलत है, बट इट इज गिवन, तो हमको सिर्फ पढ़ना, हमको पता होना चाहिए कि एडिटिव मॉडल क्या बोलता है। रियल लाइफ में सर ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो चलिए पढ़ते हैं। सर मॉडल्स होते क्या हैं? दीज आर जनरली यूज्ड फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज इनटू इट्स 4 कंपोनेंट्स। कि सर हमारा टाइम सीरीज जो है उसमें जो भी मूवमेंट्स हमको दिख रहा है वो उन चार में से किस रीजंस की वजह से। एग्जांपल लेंगे समझ में आएगा, डोंट वरी। सर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टिमेट एंड सेपरेट द 4 टाइप्स ऑफ वेरिएशन एंड टू ब्रिंग आउट द रिलेटिव इंपैक्ट ऑफ ईच ऑन द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ टाइम सीरीज। सर हमारा ये ऑब्जेक्टिव मॉडल का पढ़ने का ये है कि हमारा टाइम सीरीज में जो भी मूवमेंट है किसकी वजह से कितना है ये हमें पता चले, टू सेपरेट आउट द इंपैक्ट ऑफ ऑल द 4 रीजंस। ठीक है। नाउ सबसे पहला एडिटिव मॉडल, व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ एडिटिव मॉडल? इट अज्यूम्स दैट ऑल द 4 कंपोनेंट्स, ये जो चार तरह के वेरिएशंस हैं आर इंडिपेंडेंट, ये चारों ही वेरिएशंस इंडिपेंडेंट हैं ऑफ वन अनदर। The pattern of occurrence of magnitude of movements in any particular does not affect and are not affected by the other component। बोल रहा है एक कंपोनेंट का इंपैक्ट जो है वो दूसरे पर नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, 4 कंपोनेंट्स आर अरिथमेटिकली एडिटिव।
चारों कंपोनेंट जो है वो अरिथमेटिकली एडिटिव है, उनको हम ऐड कर सकते हैं, चारों की वजह से जो भी रीजन है वो ऐड कर सकते हैं। सर ये समझ में नहीं आ रहा, इफेक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, चिंता मत करो। नाउ सर वो चार रीजंस कौन से हैं, बड़ा सिंपल है दोस्त। ट्रेंड वेरिएशन जो पहला वाला था, लॉन्ग टर्म मूवमेंट, साइक्लिक वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन एंड रैंडम वेरिएशन, चारों हमको समझ में आ चुके थे। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या बोलता है? सर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल सेज दैट it assumed that the forces that give rise to four types of variation are interdependent, एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक की वजह से दूसरे पर भी इंपैक्ट आता है। This is logical. So that overall pattern of variation in the time series is the combined result of interaction of all the forces. तो सर ओवरऑल जो वेरिएशन आ रहा है वो सारा का कंबाइंड रिजल्ट की वजह से आ रहा है, ठीक है। द टाइम सीरीज आर द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फोर कंपोनेंट, यहां पर हम जैसे ऊपर एडिटिव में ऐड करते थे, यहाँ प्रोडक्ट करेंगे वही चार कंपोनेंट्स को। अच्छा, अभी चॉइस ऑफ मॉडल में जाने से पहले हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में। तो मैं आ गया हूं स्टडी मटेरियल पेज नंबर 19.41, इसमें आपका एक एग्जाम्पल नंबर 19.2.1 दिया हुआ है। दिस इज द एग्जाम्पल। अंडर द एडिटिव मॉडल अ मंथली सेल ऑफ 21,110 एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपकी मंथली सेल हुई है आपकी शॉप में 21,110। अब आप एनालाइज कर रहे हो कि इसका क्या क्या रीजन हो सकता है। तो मैंने देखा ऑन एन एवरेज मेरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो ये बोलता है कि मेरा 20,000 का सेल होना चाहिए। अच्छा जी, अपर साइड में गया है, क्यों? फर्स्ट सीजनल फैक्टर, 1500 की एक्स्ट्रा सेल हुई है क्योंकि सीजन अच्छा चल रहा है, सपोज दिवाली का टाइम चल रहा हो सकता है। सो द मंथ क्वेश्चन इज अ गुड वन फॉर द सेल्स एक्सपेक्टेड टू बी 1500 ओवर द ट्रेंड। जो आपका ट्रेंड चल रहा है उससे 1500 ज्यादा सेल हुई है, क्यों इंक्रीज क्यों हुआ सर? क्योंकि सीजन अच्छा चल रहा है। द साइक्लिक फैक्टर, साइक्लिक फैक्टर जो है सर वो कहता है जनरल बिजनेस स्लम्प इज एक्सपेक्टेड टू डिप्रेस द सेल्स बाय 200 रुपीज। सर वैसे जो मेरा बिजनेस का साइकिल है ना अभी थोड़ा डिप्रेशन वाला चल रहा है, उस वजह से 800 की सेल्स कम हुई, वरना ये 800 की सेल भी हो सकती थी। अच्छा जी, रेसिडुअल फैक्टर मतलब रैंडम वेरिएशन, सर 410 रुपए किसी अनप्रिडिक्टेबल चीजों की वजह से मूवमेंट आया है। तो ये जो 21,110 कैसे एक्सप्लेन हुआ? सर 2000, तो आपका ये 2000 लिखा हुआ है, एक्चुअली इट इज 20,000। सो 20,000 तो आपका ट्रेंड है, उसमें 1500 हमने ऐड कर दिया क्योंकि अच्छा सीजन था, 800 हमने लेस कर दिया क्योंकि सर पता नहीं अभी बिजनेस का थोड़ा सा डाउन वाला फेज चल रहा है, और 410 किसी इरेगुलर चीजों की वजह से इंक्रीज हो गया सेल्स। इन सब का टोटल मिला के हुआ 21,110। ये था हमारा कौन सा मॉडल? एडिटिव मॉडल। अब इजी एग्जांपल में मल्टीप्लिकेटिव मॉडल से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है उस फिगर को। हम बोल सकते हैं कि ये जो 21,110 आया है सर, ट्रेंड तो था 20,000 का, पर सीजनल फैक्टर्स की वजह से 15% ज्यादा सेल हुई है। 15% ज्यादा सेल को कैसे डिनोट करते हैं सर? इनटू 1.15। टाइम वैल्यू में सबने पढ़ा होगा ना, 15% इंक्रीज कर दो प्लस 15% बोलो या इनटू 1.15 बोलो, दोनों की मीनिंग तो एक ही होती है। अच्छा जी, साइक्लिक फैक्टर, सर साइक्लिक फैक्टर की वजह से 10% सेल्स कम है। 10% मतलब जितनी हो सकती थी उसकी 90% सेल हुई है। 100% ना होकर 10% कम, 90% हुई है। तो 90% को 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो 90% शो करने के लिए। रेसिडुअल फैक्टर बोलता है कि सर 2% है, रैंडम फ्लक्चुएशन की वजह से आपको ज्यादा सेल हुई है 2%, तो उस 1.02 को मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम लोग कर देते हैं 20,000 इंटू 1.15 इंटू 0.9 इंटू 1.02, ये होता है मेरा 21,114। बताइए ये बात समझ में आई? सर ये तो एग्जैक्ट 110 नहीं आया, दैट वाज एक अंदाजा था समझने के लिए। सो ये कैलकुलेशंस जस्ट एक मॉडल कैलकुलेशंस है, रियल लाइफ में ऐसा कोई कैलकुलेशन होता नहीं है। आप अपने बिजनेस के लिए ऐसा कैलकुलेशन करने नहीं बैठोगे, बट हाँ आपको एक इन जनरल दिमाग में आइडिया जरूर होगा कि यार अभी तो धंधा डाउन चल रहा है, अभी तो सीजन अच्छा चल रहा है, ऑन ओवरऑल ट्रेंड तो हमारा इंक्रीजिंग चल रहा है या डिक्रीजिंग चल रहा है। अभी जैसे आप सीडी प्लेयर की बात करते हो तो ओवरऑल डिक्रीजिंग ट्रेंड में चला गया ना वो। आपने कितना भी अच्छा बिजनेस साइकिल कर दिया हो, कितना भी अच्छा दिवाली का सीजन हो, लेकिन अगर यूएसबी आ गई और वो ज्यादा सस्ती और सीडी लोग प्रेफर नहीं कर रहे क्योंकि सीडी प्लेयर ही बिकने बंद हो गए, तो आपका सीडी का सेल तो डाउन होने वाला है। तो ये तो कोई रोक नहीं सकता ना उसे। अच्छा जी, ये हमने दोनों मॉडल पढ़ ली। अब बात आती है सर चॉइस ऑफ मॉडल, कौन सा मॉडल अच्छा है? एज रिगार्ड टू चॉइस बिटवीन द टू मॉडल्स, जनरली द मल्टीप्लिकेशन मॉडल इज
used more frequently, हमने इस बारे में बात करी है. As the forces responsible for one type of variation are also responsible for other type of variation, hence it is multiplication model which is more suited in most business and economic time series data for the purpose of decomposition. बोलते हैं कि किसी रीजन की वजह से दोनों में इम्पैक्ट आता है ना यार, आपका सीजन भी बिगड़ता है. अभी जैसे पेंडेमिक है, तो पेंडेमिक में अगर आपका सीजन ये दिवाली के टाइम में पेंडेमिक होता तो भी तो सेल्स डाउन होती ना. तो ऐसा तो नहीं होता कि सर सीजन की वजह से सीजन इंक्रीज हो जाता, सीजन की वजह से पेंडेमिक का बात कम हो जाता. नहीं सर, ऐसा नहीं है. तो सबका एक दूसरे पर इम्पैक्ट आता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन मॉडल इज मोर लॉजिकल विच इज इंटरडिपेंडेंट बिटवीन कंपोनेंट्स. आई होप द मॉडल थिंग इज क्लियर टू यू. और इलस्ट्रेशन भी हमने कर लिया है 19.2.1. चलिए जी, अब हम लोग मेजरमेंट में आते हैं. अब हमको कुछ मेजरमेंट्स करने हैं जो कि सर एमसीक्यू क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, लेकिन इनकी मेथड समझनी बहुत जरूरी है कि इस मेथड को करते कैसे हो. क्वेश्चन उस पे आ सकता है कि इस मेथड को लगाते समय क्या आप ऐसा करते हैं या फिर वैसा करते हैं, ए करते हैं, बी करते हैं, सी करते हैं, डी करते हैं. तो आपको एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करना, पर समझ तो सकते हो अभी. सो फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो. मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड. सेक्युलर ट्रेंड मतलब वो पहला वाला ट्रेंड, ठीक है, लॉन्ग टर्म मूवमेंट. नाउ देखिए, इतनी सारी मेथड्स हैं, ठीक है. अभी 4 हमको मेथड्स दिख रही हैं. ग्राफ मेथड, मेथड ऑफ सेमी एवरेज, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. अब क्या बोलती हैं मेथड्स, एक बार समझते हैं. सबसे पहले सर हम ग्राफ या फ्री हैंड मेथड में आते हैं. द डेटा ऑफ अ गिवन टाइम सीरीज इज प्लॉटेड इन अ ग्राफ. पहले मेथड में क्या करना है आपको, एक टाइम सीरीज दिया हुआ होगा, ईयर में, मंथ में, जैसे भी दिया हो, और आपका वेरिएबल दिया होगा. उसको आपको सबको ग्राफ में प्लॉट करना है. पॉइंट्स बनाते हैं ना हम लोग एक्स और वाई एक्सिस में, एंड ऑल द पॉइंट्स आर जॉइंट टुगेदर विद अ स्ट्रेट लाइन. एक लाइन डायग्राम बनाना है. स्टैट्स के बेसिक में मैंने पढ़ाया ये बात. दिस कर्व वुड बी इररेगुलर एज इट वुड इंक्लूड शॉर्ट रन ऑसिलेशंस. तो बोल रहा है ऐसा जरूरी नहीं होगा कि ये स्ट्रेट लाइन ऊपर जाती हुई होगी या नीचे आती हुई होगी. ये इररेगुलर होगी, ऊपर भी जा रही होगी, नीचे भी आ रही होगी, ऊपर भी नीचे भी. अच्छा, बट ये जो इररेगुलरिटीज हैं इनको स्मूथ कर दो आप. स्मूथ मतलब सर आप पॉइंट्स को भूल जाओ, एक इन जनरल एक लाइन बना दो जो कि सबके आसपास से निकलती हो. ओके, बाय ड्रॉइंग अ फ्री हैंड कर्व एंड लाइन अलोंग विद द कर्व प्रीवियसली ड्रॉन. एक और कर्व बनाना, दूसरे कलर से हम लोग बना लेंगे. सर अभी मेरिट डीमेरिट पढ़ने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेके सच में इस चीज को करते हैं. मैंने आपको बोला था ना, मैं डायग्राम्स बनाऊंगा, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, लेकिन मैं बनाऊंगा आपको समझाने के लिए. यस, हम लोग हैं सर, क्या नाम है मेथड का, सर द मेथड इज ग्राफ या फ्री हैंड कर्व मेथड. सो मेजर टॉपिक जो आपका चल रहा है, द टॉपिक नेम इज मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड. ओके, सेक्युलर ट्रेंड को कैसे मेजर करते हैं ये बात चल रही है. और उसमें जो मेथड 1 है वो है हमारा फ्री हैंड कर्व. ओके गाइस, परफेक्ट, राइट. लेट्स टेक द एग्जांपल. तो एग्जांपल का जो भी डेटा है उसे मैं ले लेता हूं अपने नोट्स में. यस, ये हमारा कर्व आ चुका है, सॉरी डेटा आ चुका है. अब हमें इसकी मदद से कर्व बनाना है. थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूं सो दैट कर्व के लिए मेरे पास ज्यादा जगह बचेगी. अच्छा जी, ये हम लोगों ने सबसे पहले ड्रॉ कर लिया आपका एक 2D ग्राफ. ठीक है, 2 डायमेंशनल एक्स एंड वाई एक्सिस के साथ. एक्स एक्सिस को थोड़ा बड़ा रखूंगा क्योंकि टाइम सीरीज है. यस सर, ये स्टार्ट हो रहा है 2000 से, तो यहाँ पे मैंने लिया 2000. जनरली टाइम सीरीज में एक्स एक्सिस में ही टाइम को लिया जाता है. ओके, देन 2001, देन 2002. सर 8 तक आपको जाना है. ओके, 8 तक जाता हूँ. 2004, 2005, 6, 2007 एंड 2008. ठीक है जी, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि सारा कुछ कवर हो जाए एंड तक. ये 2008 तक हमने कवर कर लिया. अब देखिए, हमारा वैल्यू जो है वाई एक्सिस में हमको लेना है सेल्स वैल्यू. तो यहाँ मैं वाई एक्सिस के लिए लिख देता हूँ सेल्स इन लैक्स, इन रुपीज लैक्स. ओके, परफेक्ट. नाउ फॉर 2000 द सेल्स इज 75. तो सर कहाँ से कहाँ तक जा रही है सेल्स,
175 तक जा रही है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्केल इसका 50, 100, 150, और ये सबसे ऊपर आपका हो जाएगा 200। ठीक है, नाउ लेट्स पुट द पॉइंट्स हियर। अब हम लोग पॉइंट्स लेते हैं। यस सर, सबसे पहले जब आप 2000 की बात करते हैं तो 75, तो मैं 75 को यहाँ ले लिया। देन आफ्टर दैट 95, तो 2001 में 95, 100 से थोड़ा नीचे। देन 115, 100 से थोड़ा ऊपर 2002 में। देन 2003 में सर 65 हो गया, अरे डाउनफॉल हो गया 50 के थोड़ा ऊपर। देन 120, तो चलिए भाई 120 2004 में एकदम से हमने वापस राइज भी कर लिया। देन 100 2005, then 150 in 2006, then 135 here in 2007, and in 2008 it is 175। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्ट्रेट लाइंस बनानी है, इनको ज्वाइन करना है। चलिए ज्वाइन करते हैं। ये मैंने स्ट्रेट लाइन से इसे ज्वाइन किया, फिर इसे ज्वाइन किया, ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया। सर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। ठीक है यार, इतना तो मैनेज कर सकते हैं ना, ये ठीक है। अभी अगर आप देखोगे, आपको ट्रेंड क्या लगता है, लॉन्ग टर्म में क्या ट्रेंड लग रहा है आपको, क्या अपवर्ड लग रहा है? हाँ सर, एक अपवर्ड ट्रेंड तो है, लेकिन क्या ये जो ट्रेंड है क्या एकदम क्लियर है? नहीं सर, थोड़ा बीच में शॉर्ट रन के ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऑसिलेशंस मतलब समझते हो, जो पेंडुलम में होता है। तो सर अब क्या किया जाए, अब आप एक स्मूथ कर्व बना दो जो आपको एक प्रॉपर मूवमेंट दिखाता है। अच्छा जी, तो मैंने यहां से एक लाइन खींची और मैंने बोला ये देखो, इन जनरल ऐसा ही तो बढ़ रहा है मेरा, यही तो मेरा ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो ये जो आपने पर्पल लाइन बनाया, दैट इज शोइंग द ट्रेंड, यही आपका सेक्युलर ट्रेंड है। सो आई होप गाइज आपको ये बात क्लियर है। ठीक है, चलिए अब ज्यादा सर इसमें रिपीटेशन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस तो आना नहीं है, समझने के लिए था ये। अच्छा जी, मेरिट्स क्या है इस एग्जाम, इस मेथड के? इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट थिंग, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सर आपको सीधे ग्राफ में प्लॉट करना है, लाइन बनाना है, नो कैलकुलेशंस। डीमेरिट्स क्या है? सर डीमेरिट्स हैं कि दिस इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, डिफरेंट पर्संस मे ड्रॉ डिफरेंट फ्री हैंड लाइंस। अरे मैंने फ्री हैंड लाइन बनाई है अभी ऐसी वाली, जो आपको मैंने दिखाई, मैंने अभी ऐसी फ्री हैंड लाइन बनाई, आप अपने हिसाब से कुछ और फ्री हैंड लाइन बनाओगे। अब उसका नाम ही फ्री हैंड है, तो एक्यूरेट थोड़ी बनेगी, सब अपने अपने अंदाजे से बनाएंगे, तो वो सब्जेक्टिव कंसेप्ट हो जाता है। जब आप ऑप्शन दे देते हो ना लोगों को, तो चीजें यूनिवर्सल नहीं बचती। अच्छा, इफ द लेंथ ऑफ द पीरियड फॉर विच द कर्व इज ड्रॉन इज वेरी स्मॉल, इट माइट गिव एरनियस रिजल्ट। अब वैसे भी आपको पता है कि सर सेक्युलर ट्रेंड एक लंबे पीरियड के लिए देखा जाता है। अभी मैंने 10 साल का डेटा या 8 साल का डेटा कंपेयर किया, इट वाज अ गुड पीरियड। इसी चीज को आप 10 महीने तक कंपेयर करते हो तो यू विल नॉट एबल टू गेट ट्रेंड। जो ट्रेंड मिलेगा भी वो एरेनियस होगा, दैट इज नॉट करेक्ट ट्रेंड। थोड़ा लॉन्ग पीरियड लेना जरूरी है इसके लिए। ठीक है, दिस वाज मेथड नंबर 1। लेट्स कम टू मेथड नंबर 2, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। सर सेमी एवरेजेस क्या होता है? Under this method, whole time series is data is classified into two equal parts। तो ये जो सेमी वर्ड दिया हुआ है, सेमी वर्ड से ही समझ जाना कि टू इक्वल पार्ट, सेमी का मतलब हाफ होता है ना, तो दो इक्वल पार्ट्स में पहले पूरी टाइम सीरीज को बांटना है। ठीक है सर, द एवरेजेस ऑफ ईच हाफ आर कैलकुलेट। जो आपके ईच हाफ है ना, एक तरफ का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, मान लो 8 ऑब्जर्वेशन है तो फर्स्ट 4 सेकंड 4, उनके सेपरेट सेपरेट एवरेजेस निकालो, सिंपल एवरेज। ठीक है, देन इफ द डेटा इज फॉर इवन, सर अगर मेरे पास 9 ईयर्स है तो फिर मैं आधा आधा कैसे बांटूंगा? तो चार चार बांटो, बीच वाले को छोड़ दो, भूल जाओ, नो प्रॉब्लम। इफ द डेटा इज फॉर इवन ईयर्स, इट इज इजिली डिवाइडेड इनटू टू, बट इफ डेटा इज फॉर ऑड नंबर ऑफ ईयर्स, देन मिडिल ईयर ऑफ द टाइम सीरीज इज लेफ्ट and two half should be constituted with the period on each side of the middle year। मिडिल ईयर के राइट में चार, मिडिल ईयर के लेफ्ट में चार। एम ऑफ बोथ द हाफ आर प्लॉटेड इन द ग्राफ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। अभी जो दोनों हाफ आपके निकले हैं ना, दोनों हाफ के जो एवरेज आए हैं, दोनों को बस प्लॉट कर दो ग्राफ में और एक स्ट्रेट लाइन बना दो, वही उसका ट्रेंड कहलाएगा। बहुत सिंपल मेथड है ये भी। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग करके देखते हैं। तो इस एग्जांपल को भी मैं कॉपी कर लेता हूं, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस की। तो ये रहा मेरा टॉपिक, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। ओके,
यस, लेट्स ड्रॉ ग्राफ। ये मेरा टाइम सीरीज का ग्राफ मैंने बना दिया। अच्छा जी, अब इसमें हमको क्या करना है सर, देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक ईयर्स हैं सर, 2000 से लेके 2006 तक। चलिए मैं 2000 यहाँ से शुरू करता हूँ, 2000, देन 2001, देन 2002, 2003, 2004, 2005, and the last one is 2006. या परफेक्ट। अच्छा, अब सर आपको डेटा दिया हुआ है सेल्स का, तो अगेन वाई एक्सिस विल से द सेल्स। सर जिसमें भी दिया हो, करोड़ में, लाख्स में, हमको तो कहां से कहां तक का डेटा चाहिए सर, 105 से 120। चलिए तो इसको भी मैं 50-50 के लेवल्स में ले लेता हूं। ये आपका हो गया, या फिर 25 के लेवल में ले लेते हैं ना, 125 तक गया हुआ है, 50 ले लेते हैं। चलिए ये हो गया 50, ये हो गया 100, और ये हो गया आपका 150। परफेक्ट। नाउ 2000 में सर क्या होगा पॉइंट, 2000 में होगा सर, लेकिन आपको तो बोला गया था कि आपको पहले दोनों को हाफ हाफ करके उसके बाद उनके एवरेजेस निकालने हैं। यस, तो आप गलती से सेक्युलर ट्रेंड मत कर देना इसमें। मेथड का नाम देखो, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। सर इसका ग्राफ बनाना इजी है, लेकिन उसके पहले कुछ कैलकुलेशंस हमको करनी होगी। तो चलिए ग्राफ में बाद में आएंगे, पहले हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन के पर्पज से मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ रख रहा हूँ, ताकि मुझे देखने में आसानी होगी। यस, यहाँ पे मैंने लिखा ईयर, ईयर है सर 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5 and 6. Then sales 100, 105, 115, 1110, 120. I left something, 100, 105, 115, 1110, 120, 105 and 115 again. अब ये हमारे पास डेटा हो गया, इसको हम इसकी जगह में रख देते हैं। यस, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये आपका जो टेबल बना है, ठीक है, दिस इज माय एंटायर डेटा, दिस इज माय एंटायर डेटा। इसको हमको दो बराबर पार्ट में बांटना है, ठीक है, दो बराबर पार्ट में। तो पहले तो मैं ईयर और सेल्स, ये तो कैप्शन हो गए, इनको तो अलग कर देता हूँ। अब इसके बीच में मुझे दो बराबर पार्ट में बांटना है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स आर देयर सर, 1 2 3 4 5 6 7। सर ऑड नंबर है, 7 का हाफ तो 3.5 होगा, तो सेंटर वाले को छोड़ दो, जो सेंटर वाला आपका है ना, उसे आप छोड़ दो इसको, और इसको छोड़ के जो बचेंगे उनको आधा आधा ले लो। ठीक है सर, तो इनको छोड़ के हमारे पास बचेगा ये 3 साल, और उसके बाद बचेंगे ये 3 साल, और ये जो 3-3 साल हैं इनका एवरेज कर दो, वैल्यू का, इनकी सेल्स का। ओके भाई, इसका मैं एवरेज कर देता हूं, तो इसका एवरेज हो जाएगा 100 प्लस 105 प्लस 115 अपॉन 3। बताइए कितना आता है दोस्तों, 100 प्लस 105 प्लस 115, 320 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 106.66। करेक्ट। फिर यहाँ पर हो जाएगा सर 120 प्लस 105 प्लस 115 अपॉन 3। सो 120 प्लस 105 प्लस 115, 340 डिवाइडेड बाय 3 इज 113.33। बस अब यही दो पॉइंट जो है आपको वो लेने हैं। तो सर ये दोनों पॉइंट को मैं डिनोट तो कर दूंगा वाई एक्सिस में, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, क्या लगता है आपको क्या लेना चाहिए, एवरेज ले रहे हो ना, तो एवरेज ले रहे हो तो 2000, 2001 और 2002, उनमें सेंटर कौन है, 2001, तो 2001 के सामने प्लॉट करो। तो 2001 के सामने प्लॉट करेंगे हम 106.66, 2001 के सामने हम प्लॉट करेंगे 106.66, ये यहाँ पर। देन 2005 के सामने हम प्लॉट करेंगे 113। सो 2001 के सामने आपका ये हो गया, और 2005 के सामने आपका ये हो जाएगा 116 बोला ना, 113। ओके 113, तो थोड़ा सा उससे ऊपर ले लेता हूँ, प्लीज भाई
उस पे मत जाना कि सर आप तो एग्जैक्टली ग्राफ बना नहीं रहे हो मैचिंग, थोड़ा सा हो जाता है यार, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ, हमारा ग्राफ का क्वेश्चन तो आना नहीं है। अब बोल रहा है इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दो, सिंपल। बोल रहा है यही आपका ट्रेंड है, यही आपका ट्रेंड है, थोड़ा सा इंक्रीजिंग दिख रहा है ना, बस यही इंक्रीजिंग ट्रेंड है आपका। आपको सारे पॉइंट्स प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, दोनों के सेमी एवरेज को प्लॉट कर दो। सेमी एवरेज मतलब दोनों को हाफ किया, दो एवरेजेस आए, दोनों एवरेजेस को उनके बीच बीच वाले ईयर्स में प्लॉट कर दिया। अच्छा जी, अब वापस जाके देखते हैं इसके बारे में और क्या दिया हुआ है। अच्छा सर, इसमें कोई मेरिट डीमेरिट नहीं दिए हुए, ये एक तरीका है। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। सर मूविंग एवरेज क्या होता है? ऐसा एवरेज जो मूव हो रहा है, मतलब डोंट वरी, लेट्स सी। A moving average is an average AM, average मतलब AM, of fixed number of item known as period, which moves through a series by dropping the first item of the previously average group and adding the next item in the each successive average. The value so computed is considered the trend value for the unit of time falling at the center of the period used in the calculation. सर बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, डोंट वरी, इसमें हम लोग सीधे एग्जाम्पल में आते हैं, सीधे एग्जाम्पल में आते हैं, एग्जाम्पल समझ के फिर इसको हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग हैं अब मूविंग एवरेजेस में। सो मूविंग एवरेजेस के एग्जांपल में मैं एक बार आ जाता हूं। आई थिंक या ये तो सेमी एवरेज था। अब हम लोग आ चुके हैं मूविंग एवरेज। सर मूविंग एवरेज का भी क्या आप ग्राफ बनाएंगे? नहीं, इसमें ग्राफ तो अभी बनाना नहीं है, पहले आप क्वेश्चंस के कैलकुलेशंस को अच्छे से समझो, ठीक है। और मैं इसको खुद से करा भी नहीं रहा हूँ, सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्टली देखेंगे। मैंने आपको बताया ना, आपको प्रोसेस समझना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। चलिए, the wages of a certain factory worker are given below using 3 years moving average indicate the trend in wages। अच्छा जी, 3 ईयर मूविंग एवरेज बोला है, तो वो बताएगा आपको कि कितने साल का मूविंग एवरेज रहेगा। 2004 से लेकर 12 तक आपके पास डेटा दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है स्टेप वन में, सबसे पहले आपको ईयर वाइज एक कॉलम में सारे ईयर्स प्लॉट करने, फिर उनकी वेजेस प्लॉट करनी है। ये आपने प्लॉट कर दिया, ठीक है। नाउ 3 साल का एवरेज, आपके पास फर्स्ट 3 इयर्स कौन से हैं? 2004, 2005 एंड 2006, ये 3 इयर्स है। ये 3 इयर्स का एक बार टोटल बताइए कितना है? सर ये 3 इयर्स का टोटल है 1200 प्लस 1500 प्लस 1400। इस 4100 को, जो भी 4100 वैल्यू आई है, उसको इन तीनों के सेंटर पर रख दीजिए। 2004, 5, 6 का सेंटर क्या है सर? 2005, तो 2005 के सामने मैंने 4100 रख दिया। दिस इज कॉल्ड 3 ईयर मूविंग टोटल। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे? उसको 3 से डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइडेड बाय 3, 1366, ये भी आपका आ गया 2005 के सामने। अच्छा, अब आप अगले साल में पहुंचते हैं, तो सर क्या हम लोग 7, 8, 9 का टोटल करें? नहीं, ये एवरेज मूव हो रहा है, अब 2004 से 2005 में शिफ्ट हो गया है, तो 2005, 2006 और 2007 इसका टोटल कीजिए, कितना होता है वेजेस का? सर 1500 प्लस 1400 प्लस 1750, इट इज कमिंग टू 4650। दिस इज 3 ईयर मूविंग टोटल। अब 2005, 2006 और 2007 का सेंटर ईयर कौन सा है? 2006, तो 2006 के सामने हमने 3 ईयर का मूविंग टोटल लिख दिया, इसको डिवाइडेड बाय 3 किया, तो 1550 इज अवर 3 ईयरली मूविंग एवरेज। आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट एक बार और ट्रैक चेक कर लो। अब सर बारी आएगी 2006 की। 2006 का वैल्यू है 1400, 7 का है 1750 और 8 का है 1800, सो टोटल इज 4950। दिस 4950 शुड बी डिवाइडेड बाय 3, देन यू विल गेट 1650। इस तरह से आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज मिल रहा है। यही आपका ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है सर? इंक्रीजिंग है ना, देखो 1366 से 1550 से 1650, 1750, फिर वापस से डिक्रीजिंग ट्रेंड चालू हो गया। तो ट्रेंड का जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग ही रहेगा, एक लेवल तक इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग भी चालू हो जाता है। गॉट इट? तो ये था हमारा सर मूविंग ट्रेंड। मतलब आपको ना ओरिजिनल वैल्यू लेनी है वेजेस की, ना उसके सेमी एवरेजेस निकालने हैं, आपको हर साल का अलग अलग एवरेज निकालना है, लेकिन 3 साल का निकालना है। बट मेथड क्या थी ये आपने समझ ली, प्रोसेस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर तीनों का एवरेज निकालो, लेकिन सेकंड के सामने लिखो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों का एवरेज लिखो, थर्ड के सामने लिखो। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों का एवरेज लिखो, फोर्थ ईयर के सामने लिखो। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ से। अब हम लोग उसका नोट्स पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि सर मेथड क्या बोल रही है, अब इसको अच्छे से समझ पाओगे आप। अ मूविंग एवरेज इज एन एवरेज ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ पे क्या था? 3 साल, 3 ईयर्स पीरियड, विच मूव्स थ्रू अ सीरीज बाय ड्रॉपिंग फर्स्ट आइटम
ईयर 2004, 2005, 2006 में पहले ये 3 साल रखे, फिर 4 को ड्रॉप करके 5, 6, 7 ले लिया, तो प्रीवियस वाले को ड्रॉप किया और सक्सेसिव वाले को ले लिया. So by dropping the first item of the previously average group and adding the next item in the each averaging group, the value so computed is considered the trend value for the unit of the time falling at the center of the period. सर जो एवरेज आएगा उसको लिखूं किसके सामने? 2004, 2005, 2006 का सेंटर ईयर कौन सा? 5, उसके सामने लिखो. If the period of moving average is odd, for instance, for computing 3 year, the value of first, second and third year are added up and arithmetic mean is find out and answer is placed against second year. सर अगर मेरे पास ऑड है तब तो मैं सेंटर में लिख दूंगा 2004, 5, 6. अगर वो बोलते कि 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है, फिर सर अगर आपको 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है तो 4 का सेंटर कहाँ पे आएगा? सर 2 और 3 के बीच में. तो 2 और 3 के बीच में आपको लिखना पड़ेगा अलग से एक लाइन बना के. ठीक है, तो ना वो 2 का कहलाएगा ना वो 3 का कहलाएगा, 2 और 3 का सेंटर. सो इफ द पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज इज इवन, फॉर इंस्टांस फॉर कंप्यूटिंग 4 ईयर मूविंग एवरेज, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर एडेड अप एंड एम इज फाइंड आउट एंड आंसर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द मिडिल ऑफ सेकंड एंड थर्ड. तो सेकंड और थर्ड के बीच में पुट करना है आपको. ठीक है दोस्त, ओके. एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया ये वाला. सर उसके बाद आता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशंस पे बेस्ड है. अभी क्या होता है, रिग्रेशन में हमने एस्टिमेशन ही सीखा है, तो रिग्रेशन का एस्टिमेशन जब टाइम सीरीज में भी आता है तो एनीवेज ये रिग्रेशन का जो नॉलेज है वो वहां पे इतना प्रोमिनेंट आ चुका होता है कि टाइम सीरीज में उसका क्वेश्चन आने का चांस नहीं है. तो इसका एग्जाम्पल करने का कोई जरूरत नहीं है, बस एक मेथड को समझ लो कि ये किस पे बेस्ड है. जैसे रिग्रेशन लाइंस बनाई जाती है ना अंदाजन के लिए, वैसे रिग्रेशन लाइन बना के जो लाइन बनी उसी को ट्रेंड मान लेते हैं. So creation of regression line is the method of least square. Very simple. अच्छा, अब other points sir. Calculation of seasonal indices, calculation of weighted moving averages. अब दो चीजें हमको और पढ़नी है, वो हम एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे. चलिए, ये 4 ईयर मूविंग एवरेज है. देखो 4 ईयर मूविंग एवरेज में मैंने बोला था ना आपको कि सेंटर ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ईयर के बीच में रखना पड़ेगा. तो ये देखिए, ये मेरा 2005 से लेके 2012 तक का डेटा है. अब मैंने पहले रो वाइज सबको लिख दिया, लेकिन एक बात आप देखोगे तो मैंने गैप छोड़ा है. उसका एक रीजन है. क्या रीजन है अब देखना. 2005, 6, 7, 8 इनका टोटल करो कितना आता है वेजेस का. सर 1150, 1250, 1320 एंड 1400. इन चारों का जो टोटल है इट इज कमिंग टू 5120. अब इस 5120 को कहाँ प्लेस करोगे? सर ये तो चार चीजों का एवरेज है, तो सेंटर तो हमारे पास है नहीं थर्ड ईयर जैसा. सेकंड ईयर जैसे 3 में सेकंड ईयर होता था, यहाँ पे फोर्थ में सेंटर क्या होगा? सेकंड और थर्ड के बीच में. तो 2005, 6, 7, 8, 6 और 7 के बीच में उसको पुट कर दो 5120. ना 6 का ना 7 का, दोनों के सेंटर का. ठीक है, ओके. इसी तरह आप 6, 7, 8, 9 का करोगे तो 7 और 8 के बीच में पुट कर दोगे. देखो 5270. और उसके बाद फिर आप मूविंग एवरेज निकालते जाओगे. अब मूविंग एवरेज में अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने क्या कर दिया है, मूविंग एवरेज को थर्ड ईयर में पुट कर दिया है. ये भी थोड़ा ऊपर आएगा, दिस वाज अ मिस्टेक. जहां 5120 लिखा है इसी कॉलम में 2 ईयर मूविंग एवरेज या 4 ईयर जो भी आपको निकालना है दोनों वहीं पे आएंगे. सर निकाला कैसे एवरेज? 5120 डिवाइडेड बाय 4, 1280. अच्छा, कुछ अलग आ रहा है क्या? ओके ओके ओके, हाँ हाँ, एक चीज भूल गया. जैसे ही आपका 4 ईयर मूविंग एवरेज आएगा ना, इसको डायरेक्टली डिवाइड बाय 4 मत करना. अब जो 4 वाले हैं उनका भी सेंटर निकालो. 5120 प्लस 5270, इन दोनों का टोटल करो कितना? 10390. इन दोनों का सेंटर कहाँ पे है सर? इन दोनों के बीच में, 10390. फिर 10390 को 4 से डिवाइड करोगे, सॉरी 10390 को हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि आपने एक बार 4 लिया एक बार फिर से 2 लिया ना, तो 8 होगा. 4 2 जा 8, तो डिवाइड करोगे तो 1298 का ट्रेंड आ जाएगा आपके पास. तो आपको एक तरह से देखोगे तो ब्रांचेस जैसा बन रहा है. पहले 4 में से 2, फिर 2 में से 1, 4 में से 2, फिर 2 में से 1. ठीक है, इस तरह से. नाउ अब हमको सर पढ़ना था अगली बात, जो कि है 5 ईयर मूविंग एवरेजेस भी वैसा ही है 3 के जैसा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. रिग्रेशन वाला मैंने बताया आपको, ये आप ड्रॉप कर सकते हो, नो नीड टू डू दिस. एग्जाम्पल चाहे तो आप लोग देख लेना, कैलकुलेशन से आएगा नहीं और थ्योरी क्वेश्चन उससे बनते नहीं. नाउ ये भी मुझे नहीं करना है. स्ट्रेट लाइन ट्रेंड वैल्यू, ये भी रिग्रेशन वाला ही है. हाँ, सीजनल इंडाइसिस, ये सेपरेट टॉपिक है. सीजनल इंडाइसिस फॉर ईच क्वार्टर. सीजनल इंडाइस, देखो अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशंस किए सब लॉन्ग टर्म मूवमेंट के लिए थे. तो जनरली क्वेश्चंस लॉन्ग टर्म मूवमेंट पे ही होते हैं अगर प्रैक्टिकल होते हैं, जो कि होने नहीं है. लेकिन सर सीजनल इंडाइसिस भी निकाला जाता है. इंडाइसिस आप सबको पता है ना, इंडाइसिस हमने पढ़ा था टाइम सीरीज के पहले. सर इंडाइसिस मतलब एक वैल्यू जिसमें 100 को बेस मान लिया जाता है, ऐसा कुछ एक वैल्यू निकाल देना.
तो वैसे सीजन का इंडाइसिस निकाला जा सकता है, कैसे समझना। देखो ये 2003 से लेकर 2004 का डेटा दिया हुआ है सेल्स का या होलसेल प्राइजेस का दिया है, जैसे इन्होंने बोला होलसेल प्राइजेस किसी एक कमोडिटी का दिया होगा। चार चार क्वार्टर के बारे में डेटा दिया हुआ है, 2003 के 2 क्वार्टर्स, 2004 के चारों क्वार्टर, 5 के चारों क्वार्टर, 6 के चारों क्वार्टर, 7 के चारों क्वार्टर। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको Q1 का हर साल का टोटल करना है। Q1 का हर साल का टोटल पहले करो। फर्स्ट क्वार्टर का टोटल सर 12.5 प्लस 16.8 प्लस 11.2 प्लस 10.5, टोटल आएगा 51। दिस इज टोटल ऑफ 4 क्वार्टर्स ऑफ फर्स्ट। हर साल के फर्स्ट क्वार्टर का टोटल है 51। उसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको फर्स्ट क्वार्टर में ऑन एन एवरेज आपका क्या प्राइस रहता है उसका डिटेल आपको मिल गया 12.75। इसी तरह सेकंड क्वार्टर का करोगे तो 53 अपॉन 4 करोगे तो आपको मिलेगा 13.25। इस तरह से आपकी क्वार्टरली एवरेज आ गए चारों क्वार्टर्स के। अब आपको एवरेज का एवरेज करना है। ये जो आपको चारों मिले 12.75, 13.25, 13 और 13.5, इन चारों का एवरेज करो। सर 12.75 प्लस 12.75 प्लस 13.25 प्लस 13 प्लस 13.5, इट इज कमिंग टू 52.5 और इसका भी डिवाइड बाय 4 करो तो एवरेज का एवरेज आ जाएगा 13.125। मतलब ऑन एन एवरेज मेरे ईयर की सेल होती है 13.125, लेकिन सीजन टू सीजन ये चेंज होता रहता है। वो मूवमेंट को इंडाइसिस के फॉर्म में कैसे लिखोगे सर, 13.125 को आप बेस पीरियड मान लो या बेस वैल्यू मान लो, फिर रिलेटिव निकाल दो। तो 12.75 डिवाइडेड बाय 13.125 इंटू 100, 12.75 डिवाइडेड बाय 13.125 इंटू 100, ये वैल्यू आती मेरी 97.14। तो बेस है मेरा 13.25, उससे अगर कम रहोगे तो 100 से कम, उससे ज्यादा रहे तो 100 से ज्यादा। तो पहले का देखो 97.14, मतलब एवरेज से थोड़ी कम रहती है फर्स्ट क्वार्टर में सेल, सेकंड में एवरेज से थोड़ी ज्यादा रहती है, थर्ड में और कम हो जाती फिर से, और फोर्थ में और ज्यादा बढ़ जाती है। तो सेकंड और फोर्थ क्वार्टर मेरे होलसेल प्राइसेस अच्छे होते हैं, फर्स्ट और थर्ड में मेरे प्राइसेस थोड़े कम होते हैं। इस तरह से हम लोग सीजन के भी इंडाइसेस निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सीजनल इंडाइसेस। अच्छा, अभी तक जो हमने एवरेज पढ़ा था वो आपका सिंपल एवरेज था। तो जैसे 5 ईयर सिंपल एवरेज निकाला था, वैसे ही वेटेड मूविंग एवरेज भी हो सकता है। तो एग्जांपल नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट 5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेजेस फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग वेट्स एज 1132 वेट्स लेना है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो मैंने हर एक ईयर लिया, हर एक ईयर में उसकी सेल्स को प्लॉट कर दिया सेकंड कॉलम में। अब मुझे 5 साल का डेटा, 5 साल का डेटा मतलब फर्स्ट 5 डेटा को मैं टोटल करूंगा, लेकिन टोटल नहीं करना, अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। देखो 40 इंटू 1, 33 इंटू 1, 72 इंटू 3, 81 इंटू 2 एंड 76 इंटू 1। वहां पे वेट ऊपर सिर्फ 4 लिखे हुए हैं, एक्चुअली 5 वेट हैं। 1132 1, 1132 1 है, एक वहां मिसप्रिंट हो गया, 1132 1। 5 साल है तो 5 वेट्स होने चाहिए ना। तो पहले साल के वैल्यू को देखो, 40 को आपने 1 का वेट दे दिया, 33 को भी 1 का वेट दे दिया, 72 को 3 वेट दे दिया, 81 को 2 वेट और 76 को 1 वेट। इस तरह से हर 5 साल का जो सक्सेसिव एवरेज निकलता जाएगा वो वेटेड एवरेज के फॉर्म में निकलेगा। सिंपल की जगह वेटेड करना है, बड़ा सिंपल है। जब आप सिंपल एवरेज करते हो तो टोटल डिवाइडेड बाय 5 कर देते थे, जब वेटेड एवरेज करोगे तो टोटल डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। टोटल वेट्स कितना आएगा, 11311। इनको ऐड कर दो, 11321, तो 11321 को ऐड करोगे तो आता है 8, इसलिए 1/8 लिखा है पहले, ठीक है। तो कैलकुलेशन की चिंता मत करो, लॉजिक समझो। हर एक साल की वैल्यूज को वेटेज दिया है कुछ, पहले साल को फर्स्ट, दूसरे साल को फर्स्ट, तीसरे साल को 3 ईयर का वेट दिया है, चौथे साल को 2 का वेट दिया है और 5वें साल को 1 वेट दिया है। इस तरह से वेटेड एवरेज हर साल का निकाल कर ये आपका ट्रेंड आपको पता चल जाएगा। फिर से सीजनल इंडाइसिस है, उसको हमको वापस से नहीं करना है। सीजनल इंडाइसिस हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है जी। ये था हमारा दोस्त टाइम सीरीज। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने दोस्त कवर कर लिया है पूरी तरह से टाइम सीरीज के कंसेप्ट्स। मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ एक एक चीजें समझाई हैं। जब आप इनके क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस आपको बहुत इजी पड़ेंगे। रीजन बीइंग सर, क्वेश्चन में सिर्फ थ्योरी आती, कैलकुलेशंस है नहीं, और क्योंकि हमने कंसेप्ट अच्छे से समझे हैं तो प्रैक्टिकल में होता कैसे ये हमें पता है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई थ्योरी क्वेश्चंस आएगा तो वो हम कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करना, और अगर ये वीडियो यूजफुल लगता है तो दोस्तों को शेयर करो यार, ठीक है। जितना शेयर करोगे उतना आपका भी फायदा होगा। और दूसरा वीडियो जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए प्लीज बने रहिए मेरे चैनल में, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और
वीडियो के एंड होते ही आपको कुछ वीडियोस की लिंक मिलेंगी, जहां पे मैंने एक लिंक वो भी दी हुई है जिसमें सारे वीडियोस जो मैंने आपको बताए थे, सारे वीडियोस मेरे सीए फाउंडेशन मैथ से रिलेटेड, उसकी एक प्लेलिस्ट है जहां जाके आप एक बार में देख सकते हैं कि मेरे क्या क्या वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब में। अगर आपको कोई टॉपिक उसमें से नहीं आता तो आप अपने बेनिफिट के लिए उसे यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते रहेंगे, बाय बाय, सी यू।